ओके, चलिए। तो आज पीवाईक्यू की सीरीज में हम लोग एक बेसिक मैथमेटिक्स का लेके चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास, एक स्फेरिकल बॉब है, उसको वर्नियर कैलिपर के सर आपने मेजर किया। ये डायमेंशन आई, मीन डायमेंशन निकालनी है। तो मीन डायमेंशन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अब इसमें देखो कैलकुलेशन करना, मैं सिंपल टेक्निक बताता हूँ। देखिए, थ्री तो सब जगह है, थ्री तो सब जगह। इनफैक्ट 3.3 भी सब जगह। 3.3 से कितना ज़्यादा है? ये 3 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है? 4। 9 हो गया। 9 और 3 12, और 12 और 2, नहीं दोबारा देखिए, 3 2 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 ज़्यादा है ना? एक तरह से 0.14 ज़्यादा है 3.3 से। और 0.14 को अगर डिवाइड बाई 5 करूँगा तो ऐसे नहीं करना चाहिए। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कर लो जी आप तो। 3.3 प्लस 3.32, 3.34, 3.33 प्लस 3.32 डिवाइडेड बाई 5, तो क्या आ जाएगा डायमीटर? क्या आ जाएगा डायमीटर? अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है। सिग्निफिकेंट फिगर मालूम है ना? इसकी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमारा जो भी आंसर आएगा मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर में दे रहा है। कितना है? ए एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आई? 16/5, 3.33, यही आई ना? अगर इन पांचों को ऐड करके डिवाइड बाई 5 करोगे तो आपका है ना 3.33 आएगा। तो यही आंसर हो गया, 3.33 सेंटीमीटर। ठीक है। ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ये तो आंसर हो नहीं सकता। ये भी आंसर नहीं हो सकता। 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। आंसर पूछा उन्होंने, मीन डायमीटर अप्रोक्सीमेट सिग्निफिकेंट फिगर इज 3.33। ठीक है। आइए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? जब भी नॉट ट्रू आ जाए ना तो फॉल्स लिख लिया करो हमेशा, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? प्रेशर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, relative density is scalar quantity, coefficient of viscosity is scalar quantity, surface tension is scalar quantity. क्यों? Your guess is right. Why pressure is a vector quantity is a false statement? प्रेशर वेक्टर नहीं होता क्या? प्रेशर को जब भी अपन लगाते हैं ना, सारी डायरेक्शन में इक्वली करता है, सभी डायरेक्शन में प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है, इसलिए प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी। दैट्स व्हाई दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है। आइए नेक्स्ट। अब हमारे सवाल आ गए जो हमने पिछली बार बहुत प्रैक्टिस करे थे एरर में। एक मेटल वायर है जिसका मास ये है, ये एरर है। ये रेडियस है, ये एरर है। ये लेंथ है, ये एरर है। मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट डेंसिटी। मैक्सिमम पॉसिबल, मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ, कुछ भी नहीं। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास मास वॉल्यूम क्या होता है? ए इंटू डी, सॉरी वॉल्यूम होता है मास ए इंटू पाई आर स्क्वायर। गलत कर दिया मैंने। मास वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू पाई आर स्क्वायर, लेंथ इंटू पाई आर स्क्वायर, या लेंथ इंटू एरिया। लेंथ इंटू एरिया, तो एरिया को बोल दूंगा पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि डेंसिटी जो होगी 3 चीजों पर डिपेंड करेगी, मास पे, लेंथ पे और रेडियस पे। मास पे, लेंथ पे। हमने लास्ट टाइम सीखा था, अगर मुझे डेंसिटी का, मान लीजिए मैं डेंसिटी को रो से बिजनेस हूँ, डेंसिटी का एरर निकालना है, तो विच विल बी इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन ए प्लस डेल्टा एल अपॉन ए प्लस 2 डेल्टा आर अपॉन आर। एम डेल्टा एम सिंगल लूंगा, एल एक ही है, डेल्टा एल अपॉन एल लूंगा, आर की पावर 2 है, 2 डेल्टा आर अपॉन आर लूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैक्सिमम एरर में कि ये ऊपर है नीचे। हमेशा मैक्सिमम एरर में मैं प्लस करता हूं। अप्रोक्सीमेशन में मैं पावर को -2 +2 करता हूं। जैसे मैंने ग्रेविटेशन में पढ़ा था ना, हाइट से ऊपर जाने पे नीचे जाने पे हम +2 -2 करते थे। लेकिन जब भी मैक्सिमम एरर निकालूंगा तो हमेशा प्लस करूं, यानी कि प्लस प्लस। हमसे क्या पूछिए?
मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर। आप देखिए मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, डेल्टा एम की वैल्यू व्हाट इज 0.002, डेल्टा एम मास में कितना वेरिएशन आ रहा है 0.02, कितने के ऊपर आ रहा है 0.4 के ऊपर। डेल्टा एल कितना है 0.02, 0.02 अपॉन 5 प्लस रेडियस 2, डेल्टा आर कितना है 0.0001 अपॉन 0.3। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करना, चूंकि परसेंटेज में एरर पूछी है 100 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे इसको, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा हो जाएगा 1.6%। इसको सॉल्व करने के बाद ये लिखना आगे से, क्योंकि अभी अगले 10 सवाल इसी के ऊपर आएंगे लिखने के बाद, ठीक है। और आप देख लीजिए सिर्फ 37% बच्चे सवाल को सही कर पा रहे हैं, जबकि सिंपल एरर का सवाल है। The errors in the measurement which arise due to the unpredictable fluctuation in temperature and voltage supply are, ये कौन सी एरर होती है? नहीं, आप सुनिए, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स होती है इंस्ट्रूमेंट की डिजाइन की वजह से, फॉल्ट की वजह से, इंस्ट्रूमेंट की डिजाइन सही नहीं होती, वो होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर। पर्सनल एरर्स तो आपकी पर्सनल मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। लीस्ट काउंट एरर जो आपको वन ईयर की जो सेटिंग्स होती है वो गड़बड़ होती है। रैंडम एरर्स क्या होती है? रैंडम एरर ऐसी एरर्स होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, अनप्रिडिक्टेबल एरर्स होती है। दीज आर कॉल्ड जिनके कॉजेज अननोन होते हैं। जैसे आपने किसी, मान लीजिए आपने जैसे अबीर का वेट मेजरमेंट किया, उसको ना एक बार वेट मेजरमेंट किया 74.5, एक बार मेजरमेंट किया 74.6, अरे सेम ही मशीन यूज करो लेकिन तब भी बार बार एरर आ रही है। अब भाई ऐसा तो है नहीं 10 सेकंड में एनवायरनमेंट चेंज हो गया, 10 सेकंड में मशीन की सेटिंग चेंज होगी। ये ऐसे रीजंस हैं जिनका कोई कारण पता नहीं है, इनको बोलते हैं रैंडम एरर्स। एंड हाउ डू यू मिनिमाइज द रैंडम एरर्स? आप रैंडम एरर को मिनिमाइज कैसे करते हैं? इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितनी आप ऑब्जर्वेशन को बढ़ा देंगे उतनी रैंडम एरर घट जाएगी। तो ये भी थ्योरेटिकल सवाल बनता है कि रैंडम एरर को घटाते कैसे हैं? अगर आप ऑब्जर्वेशंस को बढ़ा देंगे तो रैंडम एरर घट जाएगी। मतलब अगर आपकी पहले रैंडम एरर n थी, ठीक है, जो भी मान लिया आपकी पहले ऑब्जर्वेशन थी x, आपकी ऑब्जर्वेशन थी x, और अगर आपने ऑब्जर्वेशंस को n टाइम कर दिया तो रैंडम एरर हो जाएगी x/n। मतलब आप जितनी एरर ऑब्जर्वेशन को बढ़ाएंगे रैंडम एरर उतनी कम होती जाएगी, ठीक है। सो दिस इज आर रैंडम एरर्स। ओके, ये है फोर्स और ये है आर। हमसे इससे पूछा है स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट, तो डॉट ए डॉट बी और ए क्रॉस बी निकालना आता ही हमें। एफ क्या होता है जल्दी निकालो। एफ इक्वल टू हो गया 2i प्लस जे माइनस के, आर हो गया 3i प्लस 2j माइनस 2k के। तो हम पहले डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, सबसे आसान जिंदगी होती है जो एफ डॉट आर होती है। इसमें आई कंपोनेंट को ऐड कर देंगे 6 प्लस 2 प्लस 2, ये कितना हो गया 10। तो डॉट प्रोडक्ट तो 10 आ गया। अब 10 में भी दो ऑप्शन है, सीबी और डीबी है, सीबीए और डीबी, ए और बी तो एलिमिनेट हो गए। अब हम निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट एफ क्रॉस आर। अब देखिए एफ क्रॉस आर निकालने का तरीका क्या होता है, अपन डिटरमिनेंट बना लेते हैं आई जे के। ये मेथड भी आपको आना चाहिए, है ना। आई जे के ऊपर लिख लिया एफ क्रॉस आर, पहले तो एफ के कंपोनेंट लिखेंगे 2 1 माइनस 1, फिर आर के कंपोनेंट लिखेंगे 3 2 माइनस 2। ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना सिखाता हूं मैं, ये बार बार काम आएगी। अच्छा, सबसे पहले आई की वैल्यू निकालेंगे। आई की वैल्यू जाएगी, आई को हाइड कर देंगे, आई को हाइड कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2, फिर बीच में माइनस लगता है, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2, और माइनस लग गया तो +2। फिर क्या किया जे कैप, मैं प्लस जे कैप करता हूं, मैं माइनस नहीं करता, मैं आगे वाले को मल्टीप्लाई करता हूं। -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3, -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया -4, तो ये हो जाएगा +4 प्लस के कैप। फिर आगे इसको हाइड किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 4 - 3 1, ठीक है, ये 0 हो गया।
आप देखिए रिजल्ट क्या आ गया, 0 आई कैप जे कैप प्लस के कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा √2, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2, तो आंसर हो जाएगा 10 तो आ ही गया ना पहले अपने पास, ठीक है √2। वापिस आ गया, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी, जी में परसेंटेज एरर क्या होगी मेजरमेंट में, तो अभी मैंने बताया था आपको 4π² L/T², तो परसेंटेज एरर हो जाएगी डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल टू जाएगी डेल्टा L/L प्लस 2 डेल्टा T/T। क्या समझ में आया लॉजिक? 2 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि T की पावर क्या है 2, पावर ऊपर और नीचे से फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम एरर में हमेशा एरर ऐड होती है, सबट्रैक्ट नहीं होती, ठीक है। अब डेल्टा एल कितना है 0.1 अपॉन 10, डेल्टा टी कितना है 2 × 1 अपॉन 100, यही है ना, परसेंटेज पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा ये 1 + 2 3%, ठीक है। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर field of length 55.3 meter, length 25 meter, after rounding of the value for the correct significant digits is, आपको एरिया निकालना है, ठीक है, और आपको लेंथ दे दी है 55.3 मीटर और ब्रेड्थ दे रही है 25 मीटर, एरिया निकालना है आपको। एरिया कैसे निकालना है, आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू फॉर द करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, तो आपको राउंड ऑफ कहां तक करना है, जब तक कि करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं आती। अब एक चीज समझ लीजिए, आप जब भी अपन प्रोडक्ट कर रहे होते हैं ना, पहले समझ लो, जब भी अपन 2 नंबर का प्रोडक्ट कर रहे होते हैं तो सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होगी डिसाइड करते हैं इस बात के ऊपर कि सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट किसमें, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है 2, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है 3, तो यानी रिजल्ट में जो सिग्निफिकेंट डिजिट आएगी वो 2 आएगी। ये रूल याद रख लीजिए, जब भी प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट में या डिवीजन में जो सिग्निफिकेंट डिजिट आएगी वो हमेशा सबसे कम आएगी, तो इसमें 3 इसमें 2 है तो आंसर में आएगी 2, यानी कि हमें इसको राउंड ऑफ करके 2 तक लाना है, ठीक है। अब अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है तो मैं लिख देता हूँ 1382.5, 1382.5, ठीक है। लेकिन हमें क्या बोला हुआ है, 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट होनी चाहिए, 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट होनी चाहिए, यानी कि मैं इस पूरे को राउंड ऑफ कर दूंगा, ये इस पूरे को राउंड ऑफ कर दूंगा, ये जो राउंड, अब आप देखिए ये 500 से ज्यादा, ये 50 से ज्यादा है नहीं 82.5, अगर ये 50 से ज्यादा हो तो ये वाली डिजिट 1 बढ़ जाती है, यानी कि हो जाएगा 14 × 10², हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और एक्सपोनेंट की कोई सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होती है 14, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। अच्छा सवाल था ये, इस तरह सवाल आ सकते हैं। Intervals measured by a clock given the following readings. What is the percentage relative error of the observations? बढ़िया, सवाल करो इसको तो पूरा है ये, पहले एम निकालना है फिर एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, पूरा जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया था ना आपको। देखिए सबसे पहले तो मैं ए मीडियम निकाल दूंगा, सॉरी ए मीडियम कितना हो जाएगा 1.25 प्लस 1.24 प्लस 1.27 प्लस 1.21 प्लस 1.28 डिवाइडेड बाई 5, निकालिए इसको। अच्छा इसमें एक और तरीका देखिए आप, एक और मेथड बताता हूं मैं सिंपल निकालने का। साक्षी तो देखो, अगर इसका मीडियन एक समय के लिए मान लेते हैं कि 1.25 है ना, 1.25 1.24 किया तो कितना नीचे किया मैं 0.01 माइनस 0.01 हो गया, अब गया तो 0.02 ऊपर, तो नेट कितना ऊपर चला गया 0.01, 1.21
0.04 नीचे चला गया, पहले 0.01 ऊपर था तो 0.03 नीचे हो गया, अब कितना हो गया 1.28, फिर 0.02, यानी मैंने जो मीन माना था 1.25 वो सही था। या तो टोटल करके निकाल लो जो ट्रेडिशनल तरीका होता है, इन सबका सम करो फिर 5 से डिवाइड करो फिर निकालो, या फिर ये डायरेक्ट तरीका होता है। चलो कोई बात नहीं, तो मेरा मीडियन आ गया AM इक्वल टू 1.25, कैसे में निकालो, निकाल लिया। अब मुझे निकालनी है कौन सी एरर, हर एक मेरी जो हर एक जो ऑब्जर्वेशन है उसकी एरर कितनी है। तो अगर आपको पता हो तो डेल्टा A1 निकालूंगा, डेल्टा A2 निकालूंगा, डेल्टा A3 निकालूंगा, डेल्टा A4 निकालूंगा, डेल्टा A5 निकालूंगा। डेल्टा A1 क्या होगी, AM माइनस A1, ये हो जाएगी AM माइनस A2, ये हो जाएगी AM माइनस A3, AM माइनस A4, AM माइनस A5, AM माइनस A1 0 होगी, ये हो जाएगी 0.01, समझ में आ गया। ये क्या हो जाएगी माइनस 0.02, माइनस 0.02, A4 0.04 और ये हो जाएगी माइनस 0.03। ठीक है, क्या कर दिया, यार मैंने क्या कर दिया, अच्छा रुक जाओ, मैंने कुछ गलत किया है, रुक जाओ। ये 0, AM माइनस A2, AM माइनस A2 1.25 माइनस 1.24 सही है, ये माइनस 0.02 ये भी सही है, ये प्लस 0.04 आएगी, ये बिल्कुल सही है, प्लस 0.04 आएगा, माइनस 0.03 आएगा। ठीक है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं जब डेल्टा M निकालता हूं ना, जब डेल्टा M निकालता हूं इन सबका मोड लेता हूं, आपको मालूम हो तो, इन सबका मोड लेता हूं, इन सबका मोड लेता हूं। अब इसका मोड क्या हो जाएगा 0.01, इसका मोड क्या हो जाएगा 0.02, इसका मोड क्या हो जाएगा 0.04, इसका मोड क्या हो जाएगा 0.02, सबको ऐड कर लीजिए, कितना आ गया 0.1 आ गया, आया नहीं आया, डिवाइड बाई 5, और 0.1 को 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0.1 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 1/50 0.02, क्या सही है 0.02 सही है ना। अब हमसे पूछिए परसेंटेज रिलेटिव एरर, हमसे पूछिए परसेंटेज रिलेटिव एरर, तो परसेंटेज रिलेटिव एरर का जो फॉर्मूला होता था ये आ गया 0.02 और मीन कितना आया था अपना 1.25, ये एरर अपॉन मीन इनटू 100, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 2 अपॉन क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1.25, 2 अपॉन 1.25, हाँ 2 अपॉन 1.25, तो बस आंसर वही क्या ये ना 2 अपॉन 1.25, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 5/4 विच इज 8 अपॉन 5, और 8 अपॉन 5 हो गया 1.6%, सॉरी थोड़ी लंबी कैलकुलेशन होगी 1.6%, ठीक है। नेक्स्ट, टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, वापिस सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर सवाल हो गया, ठीक है। टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट, हमने प्रोडक्ट में पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसकी कम सिग्निफिकेंट डिजिट आंसर में भी वही आएगा, और लेकिन जब एडिशन सब्ट्रैक्शन में अपन करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में करते हैं जिसके डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट डिजिट सबसे कम है, रिजल्ट में भी वही आएगा। तो इसके डेसिमल के बाद कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है 2, इसमें डेसिमल कितनी है 4, तो रिजल्ट में आएगी 2, ठीक है। आओ करते हैं, सो 9.99 माइनस 0.0099 है ना, ये माइनस करना है, तो मैं टेक्निक तो 0 लिख ही सकता हूँ यहाँ पर, माइनस करने का तरीका, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 8, ये हो गया 9, 9.9801, ठीक है। अब क्या होगा, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट अलाउड है ना, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट अलाउड है तो 9.98, राउंडिंग ऑफ तो होगी नहीं यहाँ पर, 0 1 है तो राउंडिंग ऑफ तो नहीं होगी ना, तो 9.98, ठीक है। नेक्स्ट, वापिस यही सवाल आ गया, अब कर सकते हैं आराम से,
इस बार इन्होंने सीधी एरर दे दी, तो हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो ए की ए स्क्वायर, तो यानी कि 2 डेल्टा ए अपॉन ए, बी की पावर हाफ, सॉरी बी की पावर हाफ, तो हाफ डेल्टा बी अपॉन बी, सी की पावर 1/3 डेल्टा सी अपॉन सी, 3 डेल्टा डी अपॉन डी। सीधा लिख सकता हूं एरर, डेल्टा ए की एरर 1% तो 2%, बी की एरर 2% तो हाफ इंटू 2 1%, सी की एरर 3% तो 1%, डी की एरर 4% 12%, तो 2 + 1 4 16 16%। ठीक है, ये तो इजी सवाल था। आइए चलो दिमाग लगाओ अपना एक बार। द पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v is acted by the three forces shown by the vector triangle PQR। तो देखिए ये वेक्टर ट्राइंगल दिया हुआ है P Q और R, P Q R। ठीक है, एक पार्टिकल है जो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ठीक है, और उस पर 3 फोर्सेस काम कर रही, और वो तीनों फोर्सेस वेक्टर ट्राइंगल के रूप में शो करेगी। तो आप बताइए जब ये फोर्सेस उस पे वेक्टर पे उस पार्टिकल पे काम करेगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी, क्या होगी? ठीक है, क्यों बढ़ेगी? साक्षी क्यों बढ़ेगी? ये देखो तीनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, जब तीनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में क्लोज लूप बना देते हैं तो उनका वेक्टर सम हमेशा 0 होता है। कितनी बार पढ़ा हुआ है हमने? अगर इनका वेक्टर सम 0 तो नेट फोर्स 0 है, जब नेट फोर्स 0 है तो क्या को बढ़ेगी? जैसी वैसी की वैसी रहेगी, एक्सेलरेशन ही नहीं होगा। ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, ये तीसरा वेक्टर, तीनों एक ही डायरेक्शन में क्लोज लूप बना रहे हैं, क्लोज लूप बना रहे हैं तो वेक्टर सम 0, a + b + c = 0, तो नेट फोर्स 0। जब नेट फोर्स 0 तो काई को वेलोसिटी बढ़ेगी भैया, जब फोर्स ही नहीं लग रहा तो वेलोसिटी कैसे बढ़ेगी? एक्सेलरेशन ही नहीं आएगा, चेंज इन एक्सेलरेशन नहीं आएगा, चेंज इन वेलोसिटी नहीं आएगा। ठीक है, सो रिमेन कांस्टेंट। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों वेक्टर का देखिए आप, डायग्राम ओरिएंटेशन एक ही है, तीनों ही क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, तो नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 तो कोई चेंज नहीं। ठीक है, नेक्स्ट द मोमेंट ऑफ द फोर्स पूछा है हमसे, इस पॉइंट पे पूछा है और इस पॉइंट के रेफरेंस में पूछा है। अब इस तरह के सवालों में क्या होता है, हमें मालूम है मोमेंट ऑफ द फोर्स होता है R × F, मोमेंट ऑफ द फोर्स या टॉर्क एक ही बात है, R निकालना है, लेकिन इसमें R इस पॉइंट का पूछा है और इसमें ओरिजिन जो रेफरेंस पॉइंट दे रखा है ये दे रखा है। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, R वेक्टर निकालूंगा। R वेक्टर होता है RF - RI कैप या ओरिजिन। ये RF है किस पे? 2I कैप प्लस 0J कैप माइनस 3K कैप, ये तो फाइनल पॉइंट है। किस पॉइंट के अगेंस्ट में निकालना है? 2I कैप माइनस 2J कैप माइनस 2K कैप, इस पॉइंट के अगेंस्ट में निकालना है। तो इससे तो R निकालूंगा। ठीक है, अब R आ गया मेरा, 2I से 2I कैंसिल हो गया, ये हो गया 2J कैप और ये माइनस 3 कैप माइनस प्लस 2 कैप माइनस K कैप। क्या समझ में आया? ये तो मेरा R आया। F दे रखा है, F दे रखा है 4I कैप प्लस 5J कैप माइनस 6K कैप। अब मैं R × F निकालना जानता हूं, I J K, I की वैल्यू 0, J की वैल्यू 2, K की वैल्यू -1। R × F का मतलब है पहले R लिखना फिर F लिखना, ऐसे नहीं कि ऊपर F लिख दिया नीचे R लिख दिया, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, सब उल्टा जिस ऑर्डर में उसी ऑर्डर में लिखना। फिर 4 5 -6। ठीक है, मैं इस पार्ट को रब कर देता हूं। अभी जो बच्चे हैं ना 11th 12th वाले, उनको अभी से PYQ लगाना शुरू कर देना चाहिए 11th के, बाद में बहुत दिक्कत आती है फिर, जब तक PYQ लगाएगी नहीं क्लैरिटी नहीं आएगी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, I को सॉल्व करेंगे सबसे पहले तो 2 को -6 से मल्टीप्लाई किया -12, फिर माइनस और -5 +5, फिर J कैप लिख दिया, J को -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया -4, 0 को किया तो 0 तो खत्म, फिर K को मल्टीप्लाई किया,
जीरो को तो जीरो, और ये हो गया -8, तो आंसर आ गया -7 i कैप -4 j कैप -8 k कैप। मिल रहा है कुछ? -7 i कैप -4 j कैप -8 k कैप, यही है ना? हाँ यही। क्रॉस प्रोडक्ट की प्रैक्टिस कीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट आपके बहुत सारी जगह काम आता है। आज भी पढ़ा था मैंने, मैग्नेटिक फोर्स भी निकालना था, Q इक्वल टू फोर्स इक्वल टू V क्रॉस B होता है, टॉर्क निकालना होता है R क्रॉस F होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट बहुत सारी जगह काम आता है, बच नहीं सकते उससे। चलिए नेक्स्ट, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स, देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। करी दो वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड उनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो दो वेक्टर ले लीजिए ए और बी, उनका सम क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, उसका मैग्नीट्यूड, उनका डिफरेंस ए माइनस बी, उनका मैग्नीट्यूड, दोनों बराबर है। अब निकालिए दोनों के बीच का एंगल। इसका आपको मालूम है ए प्लस बी के लिए होता रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसका होता रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab cos थीटा। याद आ रहा है नहीं आ रहा कुछ? ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, और ये हो जाएगा 2ab cos थीटा। ये भी इधर आ जाएगा 2ab cos थीटा इक्वल टू 0, तो 4ab cos थीटा इक्वल टू 0, यानी कि ab cos थीटा इक्वल टू 0, यानी कि a डॉट बी इक्वल टू 0। और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट तब 0 होता है जब दोनों के दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। जो दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब क्या होगा? इनके बीच में थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। और दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। इस केस में थीटा इक्वल टू हो गया 0। पैरेलल में क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इसमें कॉस आता है, इसमें साइन आता है। कॉस 0 जब होता है जब थीटा की वैल्यू 90 होती है, साइन 0 जब होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री। अच्छा सवाल, सिंपल। नेक्स्ट, चलो ये जो सवाल कर लेगा ना उसको मेरी तरफ से क्या दूं? चॉकलेट देता हूं, बड़ी चॉकलेट। कौन सी? सिल्क, सिल्क वाली चॉकलेट। करना कुछ भी नहीं, सिर्फ ए डॉट बी को इक्वेट करना है 0 को। ऑनलाइन वाले बच्चों को सिल्क का चैलेंज नहीं मिलेगा, ये सिर्फ ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए व्यवस्था उपलब्ध है। दो वेक्टर्स हैं, दे आर फंक्शंस ऑफ टाइम, देन द वैल्यू ऑफ टी फॉर विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर होना। हिंट दे देता हूं, परपेंडिकुलर होना। परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि डॉट प्रोडक्ट 0 करना है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, फिर टी की वैल्यू निकाल लो। चलो इतना ही बता दिया। चलो अवार्ड को बढ़ा देते हैं, 12वीं को नीचे ले जाऊंगा जो सॉल्व कर देगा उसको। मुझे यहाँ पे चाहिए, बोर्ड पे बुला दो, पूछो मैं कैसे किया, तो क्या मतलब हमेशा 12वीं क्वेश्चन का प्राइज है ये। ए इक्वल टू कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, और बी इक्वल टू हो जाएगा कॉस ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप। प्राइस और बढ़ाता हूँ, किसने सॉल्व कर दिया पूरे क्राइंजा को 12वीं क्वेश्चन लेके जाऊंगा। अच्छा ये भी बता देता हूँ करना क्या है। ए डॉट बी को 0 पुट करना है, बस यही करना है बस। फिजिक्स तो खत्म है, आगे तो मैथ्स है इसमें। फिजिक्स तो यही खत्म होगी इसकी,
अब आगे तो मैथ्स है इसमें। चलिए ओके, देखिए थोड़ा सा मैथमेटिकली कैलकुलेशन ज़्यादा होती है तो इसलिए डर लगता हो। ए डॉट बी को जीरो करो तो आई डॉट आई का कोफिशिएंट तो यहाँ क्या है कॉस ओमेगा टी, इसका क्या है कॉस ओमेगा टी बाई टू। यही होगा ना, इधर इधर आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर साइन को जे क्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी बाई टू इक्वल टू जीरो। अगर दोनों परपेंडिकुलर तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है, ये इनका डॉट प्रोडक्ट है, इसको जीरो को पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना सीखते हैं, सॉल्व करना सीखते हैं। दिस इज समथिंग कॉस ए माइनस बी एक आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू होती है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। समझ में आई? कॉस ए कॉस प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसको लिख सकता हूँ कॉस ए माइनस बी, यानी कि पूरी आइडेंटिटी को, इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख सकता हूँ। अब कॉस के अंदर कोई एंगल है, उसकी वैल्यू जीरो कब होती है जब वो पाई बाई टू होता है। कॉस के अंदर किसी एंगल की वैल्यू जीरो तब होती है जब वो पाई बाई टू होता है। तो कैन आई से ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू इक्वल टू जीरो, सॉरी पाई बाई टू, जीरो कब होगी जब वो पाई बाई टू होगा। और ओमेगा टी में से ओमेगा टी बाई टू घटेगा तो ओमेगा टी बाई टू ही आएगा, एक्स में से एक्स बाई टू घटेगा तो एक्स बाई टू आएगा इक्वल टू पाई बाई टू, टू से टू कट गया तो टी इक्वल टू आ गया पाई बाई ओमेगा। है तुक्का मारने से नहीं हो, सब कैसे आया वो भी तो इंपॉर्टेंट है। तुम तो 5 लोग हो, तुक्का तो एक ने एक का तो सही पड़ेगा ही सही पहले डिसाइड कर लेना। नेक्स्ट, अच्छा मैंने एक चीज आपको बताई थी, अगर ये दो वेक्टर है, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी जो होता है ना वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। और मैंने भी बताया था अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो ए की तरफ हैंड्स को कर्ल करूंगा, फिंगर्स को पाम को एक्सटेंड करूंगा और बी की तरफ लेके जाऊंगा तो मेरा अंगूठा कहाँ आ रहा है प्लेन के बाहर, तो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी प्लेन के बाहर होगी। और अगर वहीं पर मुझे बी क्रॉस ए पूछा जाएगा तो बी की तरफ रेस किया और यूं कर्ल किया तो मेरा अंगूठा जा रहा है अंदर की तरफ, यानी प्लेन है तो प्लेन के परपेंडिकुलर, एक बार आउटवर्ड है एक बार इनवर्ड है, ठीक है, ये बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट ए डॉट बी जीरो, ए डॉट बी जीरो मतलब क्या हो गया ए इज परपेंडिकुलर टू बी, क्लियर हो गया ना। ए डॉट सी भी जीरो, इसका मतलब है कि ए इज परपेंडिकुलर टू सी आल्सो। अब हमसे पूछा है कौन सा वेक्टर होगा जो ए के पैरेलल होगा। देखिए ए बी के भी परपेंडिकुलर है, ए सी के भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि ए वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो प्लेन के ही परपेंडिकुलर है, क्योंकि बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया। यानी कि ये बी वेक्टर कहीं यहां पर होगा, सी वेक्टर यहां पर कहीं होगा, ए वेक्टर बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा पता नहीं, हमें मालूम परपेंडिकुलर है यार बस, ठीक है। आप बताइए कि जो ए वेक्टर होगा जो बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा वो किसके पैरेलल होगा। तो बहुत सिंपल सी लॉजिक समझ आना चाहिए, इसका बी क्रॉस सी कहाँ होगा, वो भी तो बाहर ही होगा, इसका बी क्रॉस सी कहाँ होगा, बाहर ही होगा, और ए भी बाहर है तो ए किसके पैरेलल हो जाएगा, बी क्रॉस सी के। इसका बी क्रॉस सी बाहर होगा, ए तो ऑलरेडी बाहर था तो ए किसके पैरेलल हो जाएगा, बी क्रॉस सी के। अब ये देखो यहां भी बी क्रॉस सी दे रखा है, यहां भी बी क्रॉस सी दे रखा है, ये ऐसे बेवकूफ लोग है ना, इनका कुछ नहीं कर सकते। दो ऑप्शंस है दोनों सेम है, अब किस्मत है हमारी, वाह, हालांकि ये भी सेम है ठीक है। नेक्स्ट, ये भी सही है गलत है मतलब ये है ना। नेक्स्ट चलिए अब तो करो यार इसको, इतने सवाल कर लिए अब तो एरर पे, तो अब तो कर लोगे फटाफट इसको ना। In an experiment, 4 quantities are measured with the percentage error 1%, 2%, 3% and 4% respectively. What 14% है ना, तो ये तो ठीक है ना, ये हो जाएगा 2 डेल्टा ए अपॉन ए 2 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस
3 है क्या, क्यूब है क्या, अच्छा 3 है, ये 3 है, डेल्टा सी अपॉन सी प्लस डेल्टा डी अपॉन डी, तो जोड़ लेना इनको, कितना आ रहा है 14%। चलो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है, ये आपके मॉड्यूल का सवाल है, ठीक है ना। और वेक्टर्स दे रखे हैं आपको, डायरेक्शन दे रखी है। अब मैं आपको पहले बना लेता हूँ, देखिए अब इसको करने का तरीका देखिए आप कैसे होता है। ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये है ए वेक्टर, ये है भैया बी वेक्टर, ये भैया है सी वेक्टर, ठीक है, और ये वाले जो भैया हैं ये है डी वेक्टर। इन्होंने यार गलती क्या कर दी, ये जो ई वेक्टर ना एक्चुअली में ये ऐसा नहीं है, ए वेक्टर ई वेक्टर जो है ना वो ऐसा है, ई वेक्टर की डायरेक्शन उन्होंने गलत बना दी, इसलिए मुझे 5 मिनट लग गए इस क्वेश्चन सॉल्व करने में। फिर मैंने मॉड्यूल देखा, मॉड्यूल में ई वेक्टर ऐसा बनाया हुआ, देखिए इन्होंने ई वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी बनाई हुई है जबकि ई वेक्टर ऐसा है, ठीक है, तो ये करेक्शन मैंने कर दिया। और एफ वेक्टर ऐसा है। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं, सिंपल सी बात है, बी प्लस सी, बी भैया का है, ये रे बी भैया, ठीक है, सी भैया का है, ये रे सी भैया, नहीं नहीं सॉरी, बी यहां पर है, सी यहां पर है, ये बी ये सी। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट तो हमेशा ऐसा होता है, चाहे रिजल्टेंट इनमें से कुछ मैच कर रहा है क्या, बी प्लस सी इक्वल टू एफ है, एफ तो ऐसे जा रहा है, रिजल्टेंट तो ऐसे जा रहा है, तो एफ तो पहला ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है। अब चलो डी प्लस सी करो, डी कौन सा है, ये रहा डी, सी कौन सा है, ये रहा सी। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये रिजल्टेंट हो गया। अभी भी रिजल्टेंट तो एफ तो नहीं आ रहा, इसमें एफ लिखा हुआ है, एफ तो नहीं आ रहा, एफ तो इधर है, अपना रिजल्टेंट इधर आ रहा है, ये दो तो खत्म। डी प्लस ई, डी, ये डी है ना, और ये ई, अच्छा इसका रिजल्टेंट क्या हो रहा है, एफ आ रहा नहीं आ रहा, डी प्लस ई इक्वल टू एफ। अगला चेक करने की जरूरत नहीं है, इसी से जिंदगी काम चल सकता है अपना। और हाँ ठीक है, इसमें गलत है, तुम्हारे मॉड्यूल में सही है, वहां पर ई की डायरेक्शन सही दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज के डरना मत, क्वेश्चन बहुत आसान है। एक स्टूडेंट मेजर करता डिस्टेंस ट्रेवल by a free fall of a body initially at rest in a given time. He uses data to estimate g. तो हमें मालूम है कि फ्री फॉलिंग बॉडी की जो डिस्टेंस होती है वो h इक्वल टू होता है हाफ जी टी स्क्वायर। कौन सी मोशन लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ सेकंड मोशन लगाएंगे ना, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का मोशन लगाएंगे। फ्री फॉल हो रहा है, इनिशियली बॉडी रेस्ट में थी तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। हमसे पूछा एस्टिमेशन ऑफ जी, एरर पूछी है एस्टिमेशन ऑफ जी, तो g का मतलब क्या हो जाएगा 2h अपॉन टी स्क्वायर, g का मतलब क्या हो जाएगा 2h अपॉन टी स्क्वायर। अच्छा h में कितनी एरर बता रहा है, h में एरर बता रहा है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस में एरर बता रहा है E1, मेजरमेंट ऑफ टाइम में एरर बता रहा है E2, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस में एरर बता रहा है E1, मेजरमेंट ऑफ टाइम में एरर बता रहा है E2, तो एरर हो जाएगी E1 प्लस 2E2। हमें मालूम है टी स्क्वायर है तो डबल कर देंगे एरर को, और इसमें एरर एक ही है, ये पावर एक ही है तो एरर सिंगल कर देंगे, तो टोटल हो जाएगी E1 प्लस 2E2। अच्छा सवाल है। नेक्स्ट, ये फटाफट कर लो, मतलब ओरल होना चाहिए बस। ये तो जिसने सही जवाब नहीं दिया वो मेरे को बारबेक्यू नेशन ले जाके पार्टी देगा, ये ऐसा लल्लू सवाल है। वेरी गुड। अरे वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो रेडियस में एरर कितनी 2% है, तो वॉल्यूम में कितनी हो जाएगी 6%, ठीक है, बारबेक्यू नेशन। नेक्स्ट ये वाला करिए, ये तो बहुत सारे सवाल है आपके मॉड्यूल में। ये फोर्सेस काम कर रहे हैं, चलो भैया फोर्सेस बनाओ, ये बन रहा है 1 न्यूटन, ये बन रहा है 4 न्यूटन, ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री,
अच्छा ये है 2 न्यूटन, ये सीधी लाइन बना रखी है इन्होंने, एरो से मालूम पड़ रहा है, तो अगर ये 30 है तो भैया ये भी 30 है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, इसने पूछा है कि मैं ऐसा कौन सा फोर्स लगाऊं, मिनिमम फोर्स क्या लगाऊं कि मेरा रिजल्टेंट वाई डायरेक्शन में हो। मेरा जो भी इन सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करूंगा ना, ये सिर्फ वाई डायरेक्शन में आए, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं आए। एक काम करता हूँ, मैं एक्स डायरेक्शन में फोर्स को 0 कर देता हूँ, तो अपने आप जो भी फोर्स आएगा वाई डायरेक्शन में आएगा। तो पहले मैं एक्स डायरेक्शन में फोर्स निकाल लेता हूँ। देखिए एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स होगा, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा नहीं होगा, जिसकी वैल्यू होगी 4 sin 30, होगी नहीं होगी। तो नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में एक ही कंपोनेंट होगा 4 sin 30, क्लियर है। अच्छा इसका 1 न्यूटन का एक कंपोनेंट होगा विच इज 1 cos 60, जो एक्स डायरेक्शन में होगा। मैं तो वाई डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स को 0 कर देता हूँ, अपने आप जो भी फोर्स बचेगा वाई डायरेक्शन में बचेगा। तो 1 cos 60, अच्छा ये 30 डिग्री है 2 न्यूटन, इसका एक्स डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट क्या हो जाएगा 2 sin 30, होगा नहीं होगा। ये दिस शुड इक्वल टू दिस। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 4, 4 sin 30 की वैल्यू कितनी, 4 नहीं 2, सॉरी 2 आ रही, 2 न्यूटन आ रही है। अच्छा 1 cos 60 की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ। 2 sin 30 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो लेफ्ट डायरेक्शन में तो फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन, इधर लग रहा है 1.5 न्यूटन। अभी तो ये नेट इधर इधर 2 लग रहा है, इधर 1.5 लग रहा है, नेट तो 0 नहीं हो रहा। नेट 0 करने के लिए मुझे कौन से कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इधर आधा न्यूटन लगाना पड़ेगा, इधर आधा न्यूटन लगाना तो एक्स डायरेक्शन का फोर्स 0, जो बचेगा फोर्स वाई डायरेक्शन में। ठीक है ना, अच्छा सवाल है ये, तुम वो अननेसरी में वाई कंपोनेंट मान मान के करोगे तो बहुत उलझ जाओगे। वेरी गुड, 4%। दोबारा आ गया, तो ये भी सेम सवाल आ गया। हम जिस चीज में बिल्कुल अच्छे हैं, ऐसे क्या कर रहा है मैंने, क्या 2 बार क्लिक कर दिया क्या। ओके चलो एक हम देख लेते हैं, पार्टिकल मूव्स अराउंड द ओरिजिन, मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स कोऑर्डिनेट्स। तो एक पार्टिकल है 0 0 से मूव करता है और बाद में पहुंच जाता है √3 3 पर, है ना। तो ये कितना एंगल बनाता है, तो tan थीटा का स्लोप निकाल लेंगे। tan थीटा इक्वल टू जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना है इसका 3, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है √3, तो tan थीटा इक्वल टू √3, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये तो आसान है। चलो यार करो अब तो इसको, तो 3 4 सवाल और रहेगा बस। A and B are two vectors of the angle. Theta is the angle. A cross B equal to √3 A dot B. The value of theta is. हेलो हेलो, A cross B, AB sin theta, √3 AB cos theta, मैग्नीट्यूड है तो वेक्टर हटा दिया, AB से AB कट गया, tan थीटा इक्वल टू √3, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम्हें। नेक्स्ट वापिस सेम सवाल आ गया, दो वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बराबर है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। कर चुके हैं अपन। नेक्स्ट सवाल, एक वेक्टर है जो दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो हमें मालूम है दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। निकालो अल्फा, अल्फा निकालो जल्दी से करो, तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड चेक करना, कौन फास्ट करके दिखाता है। वेरी गुड, साक्षी को मिलती है एक चॉकलेट, क्योंकि आंसर फिर गलत है, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, और ये गलती मैंने भी करी थी इसे सॉल्व करते हुए। ये देखिए जे पहले आई बाद में, ध्यान से पढ़िए इसको, है ना। तो 2i + 3j + 8k, और ये हो जाएगा -4i कैप + 4j कैप + अल्फा k कैप।
अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करना है, तो ये हो जाएगा -8 + 12 + 8 अल्फा = 0। तो अल्फा = -12। मैंने भी इसको अल्फा = हाफ किया था, मैंने ढंग से नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो अल्फा = -12। और पहले ही आंसर इन्होंने 1/2 दे रखा है, तुरंत यही आएगा, यही टिक कर देंगे हम। 31% लोग हैं जिन्होंने इसको टिक किया है, आप और मैं भी है। ये सवाल बस लास्ट सवाल है, नहीं हाँ 1-2 सवाल और है, बताओ चलो, अच्छा सवाल है। अभी भी करवाया मैंने सवाल है, अभी भी। वहां पर थ्योरेटिकल करवाया था, यहाँ पर न्यूमेरिकल आ गया। क्योंकि समझने में बहुत टाइम लग रहा था, कहना क्या चाह रहा है। हमें मालूम है ए क्रॉस बी हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ए क्रॉस बी लो, बी क्रॉस ए हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ए वेक्टर और बी क्रॉस ए में हमेशा एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा। समझ में आया? बी क्रॉस ए या ए क्रॉस बी हमेशा ए और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि तो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अभी बताया था ना मैंने, ये बताया था, ये ए ये बी है, तो ए क्रॉस बी प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, या बी क्रॉस ए प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। तो इसका मतलब है कि ये थीटा जो है 90 डिग्री है। और अगर ये थीटा 90 डिग्री है, फिर मैंने बताया था ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये तो बाहर है और ये अंदर है, इनका डॉट प्रोडक्ट तो हमेशा 0 होगा, इनकी जो 90 डिग्री का एंगल होगा 0। तो ये सब कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं। नेक्स्ट, ये भी तुरंत हो जाना चाहिए। a क्रॉस b = √3 a कैप, देन डॉट b, देन फाइंड द वैल्यू a + b। ठीक है, सो दिस इज ab sin थीटा = √3 ab cos थीटा। कर चुके हैं, थीटा = 60 डिग्री आ भी गया होगा आपका। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ a + b वो हो जाएगी √a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो इसकी, आगे cos थीटा = 60, थीटा = 60 पुट करोगे तो ये हो जाएगा √a² + b² + ab की पावर हाफ। ठीक है, तो आसान था, मेरे ख्याल से लास्ट सवाल होगा। आइए, ये लास्ट सवाल है। The vector sum of two forces is perpendicular to their vector difference. In that case, the force the vector sum of two forces, vector sum of two forces क्या हो जाएगा? A + b is perpendicular to their vector differences A - b। अगर ये दोनों डॉट परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो a + b डॉट a - b 0। मल्टीप्लाई कर लो, a को a से मल्टीप्लाई किया a², a को -b से मल्टीप्लाई किया तो -a.b, b को a से मल्टीप्लाई किया तो b.a, प्लस b को -b से मल्टीप्लाई किया -b² = 0। a.b को a.b लिखो या b.a लिखो, एक ही बात है, हमें मालूम है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये a² = b², a = b are equal to each other, आज equal to each other in magnitude। क्या बोलेंगे? इक्वल टू ईच अदर पता नहीं, वेक्टर की डायरेक्शन नहीं पता, लेकिन मैग्नीट्यूड तो पता है ना? ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, a² = b², मेरे ख्याल इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड ही होना चाहिए। यस, मैग्नीट्यूड। ठीक है, so this brings us to the closure of the session.